Hello students, today we are going to start our new chapter Gauss Theorem. Gauss Theorem में Gauss Theorem स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स आपको समझने ज़रूरी हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका सॉलिड एंगल एंड सेकंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सॉलिड एंगल क्या होता है? अभी तक सिंपली आपने एंगल थीटा के बारे में पढ़ा है. सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल आपका किसी स्फेयर में होता है या ऐसी बॉडी जिसका कोई सरफेस एरिया होता है. हम कंसीडर कर रहे हैं अगर हमारे पास कोई एक स्फेयर है, स्फेयर का ये सरफेस पर कोई एक हमने एरिया लिया है ds. ठीक है, देखिए स्फेयर है या कोई भी हम बॉडी लेते हैं, कोई भी सॉलिड बॉडी लेते हैं और इसका ये सरफेस पर हमने कोई एरिया लिया है ds. तो ये जो सरफेस एरिया प्रॉपर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरिया सेंटर पर जो एंगल बनाता है, पर्टिकुलर सरफेस एरिया ऑफ एनी बॉडी, जो एंगल आपका सेंटर पर बनाता है उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से. हम ये कंसीडर कर रहे हैं हमारा ये स्फेयर है एंड इस स्फेयर का हमने ये एरिया लिया है ds एंड ये ds एरिया सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने लिया है. सेंटर से r डिस्टेंस पर सरफेस एरिया ds आपका सेंटर O पर एंगल बना रहा है डी ओमेगा. क्या एंगल बना रहा है? डी ओमेगा. तो अभी जो ये एंगल बना रहा है सेंटर पर डी ओमेगा, इसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल एंड सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से. एंड सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी? ds/r². ठीक है, यहाँ पे ds क्या है? ds आपका ये सरफेस एरिया है जो सेंटर पर डी ओमेगा एंगल बना रहा है. सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है? r. देन डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ds/r². ये फॉर्मूला आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा. डी ओमेगा सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ds आपका है सरफेस एरिया एंड r² इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सरफेस एरिया ds फ्रॉम द सेंटर O. सॉलिड एंगल का एसआई रूट क्या होता है? स्टेरेडियन. जब 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा था तो उसमें हमने एंगल के लिए रेडियन एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन आपने यूनिट पढ़ा था. तो देखिए स्टेरेडियन, अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप फॉर्मूले में इसको यूज़ कर रहे हैं. अभी तक सिर्फ आपने इस चीज़ को पढ़ा था, इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता था. सॉलिड एंगल फर्स्ट टाइम आपके कोर्स में आया है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा. ये आपका नॉर्मल एंगल थीटा से कैसे डिफरेंट है. सॉलिड एंगल जो होता है ये आपका एक पर्टिकुलर सरफेस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. ठीक है, अब हम स्फेयर के लिए निकालेंगे कि स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है. आपका एक स्मॉल पार्ट ds के थ्रू एंगल है डी ओमेगा. ये डी ओमेगा क्या है? एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है जिसका सरफेस एरिया ds है, उसका जो एंगल है वो आपका सॉलिड एंगल वो हो गया डी ओमेगा. अभी ओमेगा क्या है? ओमेगा हम पूरे ओवरऑल स्फेयर के ले रहे हैं कि ये हमारा ये पूरा स्फेयर है, इस पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल कितना होगा. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा. हमें स्मॉल पार्ट के लिए वैल्यू मालूम है और हमें टोटल सरफेस के लिए ये निकालना है कि टोटल सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होगा. उसके लिए हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे. देन ओमेगा विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा. अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दिया है ds/r². देन r² को हमने यहाँ बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ ds का मीनिंग क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर. ds क्या है? स्मॉल पार्ट का सरफेस एरिया है एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds का मीनिंग है कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है स्फेयर का. इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, उसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल S. देखिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x. Similarly, integration of ds will be equal to s and that will be total surface area of the sphere, and we know total surface area of the sphere equal to 4 pi r². r रेडियस का कोई स्फेयर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4 pi r². हमें ये मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पता है, ये वैल्यू हमने पुट करना है. देन ओमेगा विल बी इक्वल टू 4 pi r² डिवाइडेड बाई r². r² एंड r² विल बी कैंसिल. देन वी विल गेट ओमेगा इक्वल टू 4 पाई. एक स्फेयर का टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई होता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ओमेगा फॉर ए स्फेयर विल बी इक्वल टू 4 पाई. इसकी वैल्यू कैसे आएगी ये आप देख लीजिए.
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हमने कूलम्स लॉ में, उसके बाद पहले हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। इन सारे टॉपिक्स में हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था कि एक चार्ज है, चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चार्ज के अराउंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं, कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं। उन लाइंस को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस। उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ फोर्सेस। कि अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कुछ इमेजनरी लाइंस कंसीडर किया था जो कि आपका -q चार्ज पर कन्वर्ज होती हैं, +q चार्ज से डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से आपकी पास होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइन ऑफ फोर्सेस आपका किसी सरफेस से पास करती हैं, तो नॉर्मली मीन्स जिनका एंगल कितना हो, 90 डिग्री। नॉर्मली कितनी आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं किसी भी सरफेस से, उन बंचेज ऑफ लाइंस या फिर आप कहते हैं ग्रुप ऑफ लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आपका ग्रुप होता है। फ्लक्स मीन्स ग्रुप ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। But which type of electric field lines? Electric field lines passing normally through the surface. Surface के normally जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इसको इंडिकेट करते हैं फाई से। अब हम कंसीडर कर रहे हैं हमारा कोई भी, हमने ये बॉडी लिया है, इस बॉडी का स्मॉल पोर्शन ds लिया है, स्मॉल पोर्शन ds मीन्स स्मॉल सरफेस एरिया। इस स्मॉल सरफेस एरिया को लिया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये ई से इंडिकेट किया गया है और ये कंसीडर कर रहे हैं हमारा सरफेस का डायरेक्शन ये ds है। एंड सरफेस के डायरेक्शन एंड फील्ड के डायरेक्शन के बीच में आपका एंगल बन रहा है थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका? थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। देन डी फाई विल बी इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। डी फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का हमने छोटा सा पोर्शन लिया ds, इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने इंडिकेट किया डी फाई से। दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। हमें फॉर्मूला पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds को लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। सो डी फाई विल बी इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये आपका डी फाई वैल्यू है फॉर स्मॉल एरिया ds। टोटल बॉडी के सरफेस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, हमारा टोटल बॉडी है, इसका सरफेस एरिया है s, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना s। तो टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। स्मॉल पोर्शन के लिए हमने जो निकाला है उसको हम इंटीग्रेट करके पूरे ओवरऑल एरिया के लिए फ्लक्स फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एंड इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉलिड एंगल एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता चल गया क्या है। अब इसी पे बेस गॉस थ्योरम है और बाद में इसके बाद गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस है। देखिए गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स ऑफ एनी बॉडी, टोटल फ्लक्स ऑफ एनी बॉडी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस
total electric flux of this body and total electric flux of enclosed surface will be equal to the Q by epsilon naught. This electric flux phi means electric flux passing through this closed surface S. This will be equal to total charge enclosed by this surface. ये चार्ज आपका सरफेस S है, इसमें टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. So according to this theorem, total electric flux through a closed surface will be equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. ये आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है. This phi, total electric flux phi, will be equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड वी नो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में हमने गॉस थ्योरम का प्रूव करना है कि कैसे इसको हम फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगी, इसके लिए हमने डेरिवेशन करना है. दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.